हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री रिवीजन इन वन वीडियो। इसके अलावा पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड ऑल मैप्स आर डन इन वन रिवीजन वीडियो। मस्ट वॉच देन। सो लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री में आपके टोटल 3 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 1, नेशनलिज्म इन इंडिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पर हम कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स। हिस्ट्री थोड़ा सा लेंथी है बट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपने यहाँ पर बिल्कुल भी रटाफिकेशन नहीं करनी है, सिर्फ इसको कहानी की तरह समझना है और आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Assess the contribution of गांधी जी towards सत्याग्रह। सत्याग्रह के प्रति गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन था। सबसे पहले तो सत्याग्रह का मतलब क्या है। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह करना, मीन सत्य का पालन करना। इसका मतलब है पावर ऑफ ट्रुथ। गांधी जी का मानना था अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ है और हम उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी भी तरह की फोर्स या वायलेंस की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, जो भी एक सत्याग्रही होता है ही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। उसे किसी भी तरह की वायलेंस की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने सच पर अड़ा रहेगा और ऑप्रेसर जो सामने वाला है, जो हमें परेशान कर रहा है, उसे रियलाइज करवाना है दैट ही इज रॉन्ग एट हिज पार्ट। थर्ड पॉइंट इज, गांधी जी का मानना था ऑप्रेसर्स हैड टू बी परसुएडेड, मीन्स ऑप्रेसर्स को सच्चाई का साथ देने के लिए मजबूर कर दिया जाए, बट नॉट थ्रू वायलेंस, जस्ट by holding the truth. Last is, गांधी जी सेड सच की हमेशा जीत होती है और सत्याग्रह के थ्रू ही वो पूरे इंडियंस को यूनाइट कर पाए थे। और इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। गांधी जी ने रॉल टैक्स जो कि 1919 में आया था उसके खिलाफ सत्याग्रह क्यों किया था। फर्स्ट पॉइंट इज, जो ब्रिटिशर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उन्होंने बहुत जल्दी में रॉल टैक्स को पास किया, जबकि इंडियन मेंबर्स ने इसका विरोध भी किया था। अब जो इंडियंस थे वो इसका विरोध क्यों कर रहे थे, क्या था रॉल टैक्स। रॉल टैक्स से ब्रिटिशर्स को बहुत सारी पावर्स मिल गई थी, जिसकी वजह से जो इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी उस पर वो रोक लगा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंडियन जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा था उसे बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकते थे। और ये कानून बिल्कुल गलत था क्योंकि इससे इंडियंस का राइट टू फ्रीडम भी छिन गया था और ब्रिटिशर्स को बहुत सारे राइट्स मिल गए थे और ब्रिटिशर्स इस तरह से इंडियंस को ऑप्रेस कर रहे थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो पूरे वर्ल्ड में हो रहा था, सो उसका इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पर क्या प्रभाव पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1914 से 1918 के बीच में हुआ था और इसकी खास बात ये थी कि तब तक जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं था। उस पर किसका रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था। और वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, इंडिया तो इंडिपेंडेंट था ही नहीं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया के सोल्जर्स को वॉर में भेजा हुआ था। इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के लिए फाइट कर रहे थे, तो इसीलिए इंडिया को बहुत भारी नुकसान हुआ था। फर्स्ट पॉइंट इज, इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब लड़ाई तो ब्रिटिशर्स की थी लेकिन नुकसान किसे उठाना पड़ा, इंडिया को। सेकेंड इज, कस्टम ड्यूटीज एंड इनकम टैक्स ये भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। थर्ड इज, प्राइजेस इंक्रीज्ड, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी, इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था आम आदमी को। फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स रिक्रूटमेंट, मींस जब लड़ाई के लिए इंडियन सोल्जर्स को भेजा जा रहा था तो वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में इंडियन सोल्जर्स मर भी रहे थे, तो इसीलिए फोर्स रिक्रूटमेंट की जाने लगी और इसकी वजह से जो गांव के लोग थे उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा भर आया था। और उसी दौरान इंडिया में काफी सारे एरियाज में क्रॉप्स फेलियर हो गया था, मींस फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया में फूड शॉर्टेज हो गई थी। और इसी के साथ साथ इंडिया में उस टाइम पर महामारी आई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस इकट्ठे मर गए थे। मिलियंस ऑफ पीपल पेरिश्ड, बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग एक साथ गायब हो गए थे, मींस मर गए थे एज ए रिजल्ट ऑफ द फैमिन्स एंड द एपिडेमिक की वजह से और भूखमरी की वजह से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, Describe the role of poor peasantry in the civil disobedience movement. So first point is poor peasantry means जो गरीब किसान थे तो उनकी सबसे बड़ी डिमांड क्या थी, वो चाहते थे कि वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को किसी भी तरह का कोई रेंट पे ना करे। सेकेंड इज
दे जॉइंट वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स। रेडिकल मूवमेंट्स मीन्स जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट्स की गई थी उन सब में भी पुअर पीजेंट्स से बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। थर्ड पॉइंट इज द कांग्रेस। उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ जगहों पर नो रेंट सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया था, जबकि जो पुअर पीजेंट्स थे उनकी सिर्फ यही डिमांड थी कि वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को रेंट पे नहीं करना चाहते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। हु हैड डिजाइन्ड द स्वराज फ्लैग बाय 1921? एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द स्वराज फ्लैग। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। तो सबसे पहले तो स्वराज फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? इट वॉज डिजाइन बाय महात्मा गांधी जी इन 1921। और अगर हो सके तो आप इसको छोटा सा ड्रॉ भी कर सकते हो। फ्लैग से आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन क्लियर है, क्या क्या है फ्लैग में। सबसे पहले तो इसमें 3 कलर्स हैं। कौन कौन से कलर्स? रेड, व्हाइट एंड ग्रीन। और क्या दिखाई दे रहा है इसमें? इसमें हमें दिखाई दे रहा है गांधी जी का चरखा, जिसे हम बोलते हैं स्पिनिंग व्हील, जो कि बिल्कुल सेंटर में है। और ये जो स्पिनिंग व्हील है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सेल्फ हेल्प। हमें किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वी शुड बी इंडिपेंडेंट। एंड लास्ट पॉइंट इज, ये जो फ्लैग है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लैग रिप्रेजेंट कर रहा है डिफाइंस। डिफाइंस मीन्स रेजिस्टेंस, ऑपरेशन, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया या उसको क्यों ज्वाइन किया? आंसर इज, फर्स्ट इज रिच पीजेंट्री। रिच पीजेंट्री किसको बोला जाएगा? जिनके पास बहुत सारी लैंड थी। अब ये जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे ये थे पाटीदार एंड जाट्स। इनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर इन पर बहुत ज्यादा रेवेन्यू लगाया गया था और ये चाहते थे रिडक्शन इन रेवेन्यू, की रेवेन्यू को कम किया जाए। इसीलिए दे पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड बॉयकॉटेड द प्रोग्राम। अब इसी के साथ है, ये तो थे रिच पीजेंट्स, अब है पुअर पीजेंट्स क्या चाहते थे। अभी हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, पुअर पीजेंट्स चाहते थे कि जो वो लैंडलॉर्ड्स को रेंट पे करते हैं वो उन्हें ना देना पड़े, और इसीलिए जितनी भी रेडिकल मूवमेंट्स हुई उन सब में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है बिजनेस क्लास ग्रुप। जो बिजनेस क्लास ग्रुप है वो क्या चाहते थे? उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को क्यों ज्वाइन किया? जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, टाटास एंड बिरलास, इन्होंने सबसे पहले तो एक फाउंडेशन बनाई FICCI, और ये क्या चाहते थे? दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। ये बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे, ये नहीं चाहते थे कि फॉरेन से कोई भी प्रोडक्ट्स इंडिया में आए। सो दे रिफ्यूज टू सेल इंपोर्टेड गुड्स, और इन्हें अपने बिजनेस में नुकसान होता था तो इन्होंने फॉरेन से आए हुए जो गुड्स होते थे उनको बेचने से मना कर दिया। फोर्थ है वर्किंग क्लास ग्रुप। वर्किंग क्लास कौन होती है? जैसे कि मिडिल क्लास लोग होते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो नागपुर के वर्कर्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया। और क्यों किया? क्योंकि जो इंडियंस थे उन्हें बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी, अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। और सिर्फ सैलरी ही कम नहीं थी, जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी बहुत पुअर होती थी। एंड लास्ट ग्रुप इज ऑफ विमेन। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। उस टाइम पे भी विमेन ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट टाइप ऑफ फ्लैग वाज डिजाइन्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल? किस तरह का फ्लैग डिजाइन किया गया था, उसके मेन फीचर्स बताने हैं। सो जो बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट थी उस टाइम एक ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया गया था, और ये है वो फ्लैग। फ्लैग में हमें सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? अगेन 3 कलर्स हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। और इसके बाद क्या है? इसके बाद हमें दिख रहे हैं 8 लोटसेस। अब यहाँ पे जो लोटस का फ्लावर है वो एक भी हो सकता था, लेकिन 8 क्यों थे? 8 इसलिए थे, दे आर रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया। सो जिस टाइम ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उन्होंने इंडिया को 8 राज्यों में बांटा हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर 8 लोटस शो किए गए हैं। और यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है वंदे मातरम। वंदे मातरम का मतलब है वी प्रेज टू अवर मदरलैंड। मदरलैंड क्या है? इंडिया। और इस फ्लैग में लास्ट में हमें 2 सिंबल्स और नजर आ रहे हैं। एक है मून जो कि क्रिसेंट शेप में है, और एक है सन। जो क्रिसेंट मून है इट इज रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स एंड सूर्य इट इज रिप्रेजेंटिंग हिंदूज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। रोल ऑफ बिजनेस क्लास इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अभी हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था, उसमें भी बिजनेस क्लास का रोल डिस्क्राइब किया हुआ है, तो यहाँ पर हम जल्दी से करेंगे इसको। सो बिजनेस क्लास को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो कॉलोनियल प्रैक्टिस थी वो इनके बिजनेस में बाधा डाल रही थी। सेकेंड इज जितने भी फॉरेन गुड्स को इम्पोर्ट किया जाता था उसकी
वजह से इनके बिजनेस को हानि होती थी। थर्ड इज बिजनेस को और अच्छा करने के लिए इन्होंने 2 संगठन बनाए। फर्स्ट इज इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड सेकेंड जिसको बोलते हैं FICCI, इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये इन्होंने बनाई 1927 में। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्प भी की थी। एंड लास्ट इज दे रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इम्पोर्टेड गुड्स। इन्होंने इम्पोर्टेड गुड्स को टोटली रिफ्यूज कर दिया था, ना ही ये उनको बाय करते थे ना ही ये उनको सेल करते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। We have to mention 3 reasons जिसकी वजह से सिटीज में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो हो गई थी। सो फर्स्ट इज जो खादी क्लॉथ होता था वो बहुत ही महंगा पड़ता था, जबकि जो ब्रिटिश मिल्स में कपड़ा बनाया जाता था वो कंपैरेटिवली बहुत सस्ता होता था। क्यों? क्योंकि वो मशीन से बनता था। जो गरीब लोग थे वो खादी क्लॉथ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सेकेंड इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का भी बॉयकॉट किया गया था, लेकिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का इंडिया के पास और कोई ऑल्टरनेट ही नहीं था। सो दिस वाज द रीजन दैट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्टार्टेड गोइंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स। जब और कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन था ही नहीं तो स्टूडेंट्स और टीचर्स वापस अपने अपने इंस्टीट्यूशन में जाने लग गए थे। एंड लास्ट इज लॉयर्स ने भी गवर्नमेंट कोर्ट्स में जाना फिर से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगर वो वहां पर नहीं जाएंगे तो फिर वो क्या कमाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर ली थी। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए वो तो किया है कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो हो गई थी, लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ा था इंडिया में। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसमें क्या किया गया था, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया गया था, जो भी लिकर शॉप्स थी उनको लूट लिया गया था, और जो फॉरेन क्लॉथ थे उनको बहुत बड़ी फायर लगा के वहां पर जला दिया गया था। सो इससे क्या प्रभाव पड़ा, जो फॉरेन क्लॉथ का इंपोर्ट होता था, जो फॉरेन की कंट्री से इंडिया में कपड़े आते थे, दे वर हाफ्ड, मींस उनकी जो रेशियो है वो हाफ हो गई थी 1921 से 22 के बीच में, और वैल्यू इतनी गिर गई थी कि 102 करोड़ से 57 करोड़ पर लागत आ गई थी। और इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस पर जो भी बिजनेस क्लास थी या ट्रेडर्स थे उन्होंने वहां पर व्यापार करने से मना कर दिया था कि वो कोई भी ब्रिटिश गुड्स को बाय नहीं करेंगे। अब जैसे कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया गया, उनके कपड़े पहनने से भी मना कर दिया, और जो ब्रिटेन से सामान इंपोर्ट होता था वो भी लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। तो इंडिया को इसका क्या फायदा हुआ, जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि लोगों ने सिर्फ मेड इन इंडिया कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो गांधी जी के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग रखते थे, मींस उन्हें क्या लगता था कि गांधी जी उनके लिए क्या करने वाले हैं। सो आंसर इज प्लांटेशन वर्कर्स हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी जी। फर्स्ट इज सबसे पहले तो जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो कौन थे, प्लांटेशन वर्कर्स जो कि प्लांट्स को या फसल को लगाते थे, और उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो उनको कन्फाइंड प्लेसेस में रखते थे और उनकी परमिशन के बिना वो उस जगह से बाहर नहीं जा सकते थे। तो जब प्लांटेशन वर्कर्स ने महात्मा गांधी जी के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि फ्रीडम का मतलब है राइट टू मूव, कि हम कभी भी अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। सेकेंड इज जिस विलेज से वो बिलोंग करते हैं उस विलेज से उन्हें लिंक बना के रखना चाहिए। थर्ड इज प्लांटेशन वर्कर्स स्पेशली जो टी गार्डन्स में काम करते थे उन्हें कहीं भी आने जाने की परमिशन नहीं मिलती थी और वो ब्रिटिशर्स की मर्जी के बिना इधर उधर जा भी नहीं सकते थे। जब इन प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना सो दे डिफाइड द अथॉरिटीज, तो उन्होंने अथॉरिटीज का कहा मानने से मना कर दिया और वो उन टी गार्डन्स को छोड़कर अपने अपने गांव चले गए। और उन्हें क्या बिलीव था, उन्हें लग रहा था कि गांधी राज आने वाला है और हम सबको अपने अपने गांव में लैंड मिल जाएगी जिससे हम अपना निर्वाह कर सकेंगे। सो दिस वाज द बिलीफ ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स अबाउट गांधी जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। सिविल डिसोबीडियंस को रोकने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। फर्स्ट पॉइंट, इंडियंस के रिएक्शंस को देखकर कॉलोनियल गवर्नमेंट बहुत ही वरीड हो गई थी। सो दे बिगैन अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। उन्होंने जो भी कांग्रेस लीडर्स थे उनको वन बाय वन अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही कांग्रेस लीडर्स का अरेस्ट होना स्टार्ट हुआ हर जगह जगह पर वायलेंट क्लैशेस स्टार्ट हो गए। जगह जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मारपीट और झड़प स्टार्ट हो गई।
थर्ड पॉइंट इज एंड आफ्टर 1 मंथ महात्मा गांधी जी खुद ही अरेस्ट हो गए। सो इसका क्या रिएक्शन हुआ, जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने शोलापुर में पुलिस पोस्ट पर अटैक कर दिया और इसके अलावा म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, सभी स्ट्रक्चर्स जो भी ब्रिटिश रूल के अंडर आते थे उनको डिमोलिश करने की कोशिश की गई। और ये सब देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत बुरी तरीके से घबरा गई एंड दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल सप्रेशन, और उन्होंने सभी लोगों को सप्रेस करने के लिए बहुत बुरा व्यवहार किया। जो लोग बहुत पीसफुल तरीके से सत्याग्रह पर बैठे हुए थे, जिसमें कि विमेन और चिल्ड्रन भी थे, उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया और 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर जेल में डाल दिया गया। अब्दुल गाफर खान जो कि महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा डिवोटी था, ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड, और इसकी वजह से लोगों में और भी ज्यादा गुस्सा उमड़ आया और उन्होंने पेशावर की स्ट्रीट्स पर, पेशावर जो कि आज के टाइम पाकिस्तान में है, वहां पर लोगों ने धरने दिए, बहुत बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन किए, लेकिन ब्रिटिशर्स की फायरिंग में बहुत सारे लोग मारे भी गए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन ऑफ रिच एंड पुअर पीजेंट कम्युनिटीज इन द सिविल डिसोबीडियंस। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये उसी का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से एक बार रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं चाहती थी कि कोई भी विमेन उनकी पार्टी में कोई पोजीशन होल्ड करे, और इसका सेकंड पार्ट है हाउ डिड विमेन पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो पहले हम बताएंगे पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब गांधी जी ने दांडी मार्च की थी तो उस टाइम thousands of women participated in the protest. They manufactured salt, picketed liquor shops, means liquor shops को लूटा, boycotted foreign goods, जितने भी foreign goods हो उसका बहिष्कार किया, और उनमें से बहुत सारे women को जेल भी जाना पड़ा। And the thing is, बहुत सारे विमेन जो कि हाई कास्ट फैमिलीज से थी, जो कि कभी घर से बाहर नहीं आती थी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, बिकॉज गांधी जी ने कहा था इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फाइट फॉर देयर कंट्री। अब कांग्रेस क्यों रिलक्टेंट थी, रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग, कांग्रेस अनविलिंग इन पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि विमेन किसी भी फ्रंट पर पार्टिसिपेट करें। तो इसका क्या रीजन था, फर्स्ट इज यहाँ पर पेट्रियार्कल सिस्टम था और बहुत सारे लोग ऑर्थोडॉक्स विचारों के थे कि जो लेडीज हैं उन्हें सिर्फ घर की 4 दीवारी में ही रहना चाहिए, वो घर का काम करें और बच्चों का पालन पोषण करें। इसी तरह जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी में विमेन की सिर्फ सिंबॉलिक प्रेजेंस हो, मीन्स सिर्फ नाम के लिए प्रेजेंस हो, रियलिटी में कोई भी पार्टिसिपेट ना करे। और इस बात से गांधी जी भी कन्विंस्ड हो गए थे, क्यों, क्योंकि उस टाइम पर लोग ऑर्थोडॉक्स होते थे और उन्होंने भी इस बात को माना था इट वॉज द ड्यूटी ऑफ विमेन टू लुक आफ्टर होम एंड बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स, कि विमेन की ड्यूटी है कि वो सबसे पहले अपने घर को देखें और अपने बच्चों को पालें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कल्चरल प्रोसेसेस डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में भारत के लोगों में नेशनलिज्म को कैसे जागरूक किया गया। कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस मीन्स हम सब एक हैं, वी ऑल बिलोंग टू इंडिया, वी ऑल आर इंडियंस। फर्स्ट इज हिस्ट्री एंड फिक्शन। हिस्ट्री एंड फिक्शन मीन्स जगह जगह लोगों को जागरूक किया गया कि इंडियंस ने शुरू से ही बहुत सारी क्रांतिज में पार्टिसिपेट किया है, और हिंदू और मुस्लिम जो कि ब्रिटिशर्स ने आके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली, ऐसा कुछ भी नहीं था। हिंदू और मुस्लिम सभी लोग पहले एक साथ रहते थे और किसी भी तरह की झगड़े वाली कोई भी बात नहीं थी। Folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. So इंडिया में अलग अलग जगह पर इंडिया से रिलेटेड प्ले किए गए और क्रांतिकारी नाटक परफॉर्म किए गए। पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, जैसे कि गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया और स्वदेशी मूवमेंट जो कि बंगाल में हुई थी उस टाइम भी एक फ्लैग बनाया गया था। These all are symbols एंड पॉपुलर प्रिंट्स, जैसे कि गांधी जी का चरखा, किसान की फोटो, ये सब लगाई गई। आइडेंटिटी ऑफ द नेशन वॉज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज। आइडेंटिटी ऑफ नेशन की पूरा जो भारत है वो एक है, इसको ज्यादातर इमेज के थ्रू सिंबलाइज किया गया, जैसे कि अलग अलग धर्म के लोगों को एक साथ फोटो में दिखाया गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक साथ फोटो में दिखा रहे हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है, ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड। And the identity of India is also associated with the image of भारत माता। भारत माता की इमेज क्रिएट की गई which symbolize identity of India। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड रविंद्रनाथ टैगोर created a picture of भारत माता। वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, it is written by बंकिम चंद्र चटर्जी and it is a hymn for our motherland।
And last is folklores and tales gave true picture of traditional culture. Folklores means जो हमारे कल्चर से रिलेटेड गाथाएं हैं कि पहले भारत कैसा होता था, एंड टेल्स जो कि हमारे एंसेस्टर्स हमें सुनाते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था. These are tales which represents Indian culture. Next is question number 15. दलित्स को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में किसने ऑर्गेनाइज किया? So the answer is Depressed Classes Association was organized by Dr. Bhimrao Ambedkar in 1930. So Dr. B.R. Ambedkar ने क्या डिमांड्स रखी? He demanded that separate electorate for Dalits. दलित्स के लिए एक तो इलेक्शंस अलग होने चाहिए, और इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एग्री कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था. And next is depressed classes got reservation of seats in provincial and central legislative councils. डिप्रेस्ड क्लासेस को फाइनली रिजर्वेशन मिल गई थी इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. सो लास्ट इज अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में पूना एक्ट साइन किया गया था, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को प्रॉपर रिजर्वेशन दे दी गई थी, एंड इट ऑल्सो गिव्स इक्वालिटी फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट की थी? हमें 3 रीजंस बताने हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929. 1929 में पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी आई थी, जिसमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही लो हो जाती है, जैसे कि अभी कोविड के दौरान हुई थी. सेकेंड इज अराइवल ऑफ साइमन कमीशन विदाउट एनी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव. अब साइमन कमीशन क्या था? 7-8 लोगों का एक ग्रुप इंडिया आया था, जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम इंडियंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बट उसमें किसी भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को नहीं लिया गया था. थर्ड इज वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस बाय द ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कहा था कि हम तुम्हें पूरी तरह से आजाद कर देंगे, लेकिन जो डोमिनेशन है, जो पावर है, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही रहेगी. एक तरह से वो इंडियंस को बेवकूफ बना रहे थे. सो इंडियंस वर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड. लास्ट इज ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पर भी टैक्स लगा दिया था. सो कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो सॉल्ट पर टैक्स लगाया गया है, हम उसका टोटली अपोज करेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड ही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है. महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से रीलॉन्च किया था विद ग्रेट एप्रीहेंशन. एप्रीहेंशन मीन्स जब आपको किसी बात को लेकर बहुत चिंता हो जाती है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए. तो यहाँ पर हम रीजंस बताएंगे आंसर में कि महात्मा गांधी जी को किन बातों की वजह से अनईजीनेस हो रही थी, वो कंफर्टेबल नहीं थे. फर्स्ट इज दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए थे और वहां पर थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कई बार हुई है ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में. किस बात को लेके कि किसी ना किसी तरह शांति बनाई रखी जाए और इंडियंस को स्वराज दे दिया जाए, मींस इंडियंस अपनी कंट्री को खुद रूल करें. लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की बात नहीं मानी एंड गांधी जी रिटर्न डिसअपॉइंटेड. और यहाँ उनको समझ आ गया था कि ब्रिटिशर्स ऐसे हमारी बातें नहीं मानेंगे. सेकेंड पॉइंट इज जब गांधी जी लंदन से इंडिया वापस आए तो उन्होंने देखा गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन. गवर्नमेंट ने नए तरीके से लोगों को ऑप्रेस करना स्टार्ट किया है. और उस टाइम तक अब्दुल गाफर खान, जो कि गांधी जी के डिवोटी थे, और जवाहरलाल नेहरू जी दोनों ही जेल में थे. और जो कांग्रेस पार्टी थी उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए जिससे कि इंडियंस को मीटिंग्स करने से रोका गया, डेमोन्स्ट्रेशन करना, धरना देना, हर चीज से उनको रोका गया. और अब इंडियंस किसी भी तरह का बॉयकॉट भी नहीं कर सकते थे. सो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को रिप्रेस करने के लिए तरह तरह के रूल्स बना दिए, और यही वो कारण थे जिसकी वजह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस को फिर से लॉन्च किया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर द नेशनलिज्म इन इंडिया. अब जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसी में से ये क्वेश्चन है. हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस बताना है. ठीक है, आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन फिर से हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, थोड़ी सी आपकी रिवीजन हो जाएगी. फर्स्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ये 1920 में आया था. अब इसके नेम से ही इसका मीनिंग पता चल रहा है. नॉन कोऑपरेशन मींस लोगों को कहा गया कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे. सेकेंड इज फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड. जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में आते थे उनका बॉयकॉट कर दिया गया, उनको यूज करना बंद कर दिया गया. जो भी लिकर शॉप्स थी उन्हें लूट लिया गया. फॉरेन क्लॉथ्स को बॉनफायर्स में जला दिया गया.
जो हमारे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स का व्यापार करने से मना कर दिया। स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट ओन्ड कॉलेजेस एंड स्कूल्स। लॉयर्स गेव अप लीगल प्रैक्टिसेस। सो ये सारे लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया। अब नेक्स्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब आप कैसे याद रखोगे, सबसे बड़ा डिफरेंस है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं किया और उनकी चीजों का बॉयकॉट किया, उनकी चीजें जैसे कि कपड़े, इंस्टीट्यूशंस, राइट। लेकिन जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसमें जितने भी ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाए थे हमने उनको तोड़ा है। लॉज का ध्यान रखना है आपने। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आई थी 1930 में। सबसे पहले लोगों ने कॉलोनियल लॉ तोड़ा कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर काम नहीं करेंगे, हम उनकी डोमिनेशन सहन नहीं करेंगे। सेकेंड इज इंडियंस ब्रोक द सॉल्ट लॉ, क्योंकि सॉल्ट पर भी ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिया था। और कौन थे ऑप्रेस्ड? पीजेंट्स थे। पीजेंट्स ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया और जो चौकीदारी टैक्स लगाया था वो भी देने से मना कर दिया। तो देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हर जगह टैक्स की बात हो रही है। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब, क्योंकि जो विलेज ऑफिशियल्स थे उनका काम क्या था? टैक्स कलेक्ट करना और ब्रिटिशर्स को देना। फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट रूल्स एंड लॉज, और जिन लोगों को फॉरेस्ट में काम मिला हुआ था उन्होंने भी वहां से जॉब्स छोड़ दी, और जो ब्रिटिशर्स के फॉरेस्ट से बनाए हुए रूल्स थे उनको भी उन्होंने तोड़ दिया। So hope this chapter is clear now. Let's move to next chapter. So next is chapter number 2, the making of a global world. Question number 1, why did textile exports from India not decline in the late 18th century? इंडिया से जो भी टेक्सटाइल यानी जो क्लॉथ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सपोर्ट यानी फॉरेन कंट्रीज में भेजने से मना क्यों नहीं किया गया? So the reasons are, first is फाइनर वेराइटी ऑफ कॉटन केम ओनली फ्रॉम इंडिया। सो फॉरेन कंट्रीज इंडिया से कॉटन इसलिए खरीदते थे क्योंकि सबसे फाइनर क्वालिटी का कॉटन जो है वो सिर्फ इंडिया से आता था। सेकेंड इज इंडिया के बहुत सारे बैंकर्स, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स इस एक्सपोर्ट नेटवर्क में इन्वॉल्व थे, तो इससे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलता था। और ये जो बिजनेसमैन थे ये क्या करते थे? दे गेव एडवांसेस टू वीवर्स। जो लोग वीविंग का काम करते थे बिजनेस क्लास उसको पहले ही बहुत ज्यादा पैसे दे देते थे, और जब यहाँ बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो वीवर्स भी अपना काम टाइम पे करके और अच्छे से करके बिजनेस क्लास को वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस इन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेटलमेंट। सबसे पहले तो आप मतलब समझो कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस किसको कहा गया है। कुछ कंट्रीज ने मिलके इन इंस्टीट्यूशंस को बनाया था और इन इंस्टीट्यूशंस का काम था कि वॉर के बाद जो भी हानि हुई है, जो भी क्षति पहुंची है, उसके लिए ये इंस्टीट्यूशंस मॉनेटरी हेल्प करेंगे, मींस मनी देंगे, फंड्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें से एक इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक, आपने नाम सुना होगा। एक और है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF भी बोलते हैं जिसको। तो इन इंस्टीट्यूशंस का क्या काम है? ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं। सो क्वेश्चन इज, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेटलमेंट में कैसे योगदान दिया? अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1945 में खत्म हो चुका था, तो उसके बाद इन इंस्टीट्यूशंस ने क्या क्या काम किया? अब क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस को वेस्टर्न कंट्रीज ने ही बनाया था, सबसे पहले इन्होंने वेस्टर्न नेशंस की डेवलपमेंट में ही काम किया, और जब उन कंट्रीज को इतना सारा फंड मिल गया, इतनी सारी हेल्प मिल गई, तो वर्ल्ड ट्रेड ग्रू। पूरे वर्ल्ड में जो बिजनेस होता था वो और भी ज्यादा डेवलप हो गया। और जब कोई कंट्री किसी भी प्रोजेक्ट को करना चाहती है और उसके लिए उसे टाइमली फंड मिल जाता है, तो क्या हुआ? स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज। आपका पूरा बिजनेस स्टार्ट हो गया और टेक्नोलॉजी भी अच्छे से डेवलप हो गई। जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो चाहती थी कि वो जल्दी से अपनी कंट्री को इंडस्ट्रियल कंट्री बना ले, और किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए? आप कोई भी काम करना चाहते हो, इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हो, तो आपको चाहिए फंड्स। फंड्स कौन देंगे? ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। सो वास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल, इंडस्ट्रियल प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर डेवलप्ड। उनको फंड मिले तो ये सारी चीजें वहां पर डेवलप हो गई। एंड लास्ट इज टेक्नोलॉजी आ गई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई। इंडस्ट्रीज लगने के बाद लोगों को रोजगार मिला, सो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3,
जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने इंडियन मार्केट को कैसे ओवर पावर कर लिया, मींस उन्होंने ऐसा क्या किया कि ब्रिटिशर्स का सामान ही ज्यादा बेचा जाने लगा। फर्स्ट इज, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि इंडिया से जो भी सामान आ रहा है उसके ऊपर हैवी टैक्स लगाओ ताकि लोग यहाँ पर इंडिया के सामान को ना खरीदे। और उस टाइम पर इंडिया में थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको भी ये कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में बेचा जाए। अब ज्यादा प्रोडक्ट्स को बेचा जाए तो उसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एडवर्टीजमेंट्स देनी स्टार्ट करी ताकि लोग इसको देखें, इसके बारे में पढ़ें, सुने और इस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों। और इसके अलावा जो मैनचेस्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने जब इंडिया में आके कपड़ा बेचना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया, जो कपड़े का बंडल होता था या थान होता था उसके ऊपर इंडियन गॉड और गॉडेस के फोटोज चिपकाने स्टार्ट कर दिए। बिकॉज इंडियंस जो हैं वो गॉड्स के साथ इंटरनली बहुत कनेक्टेड है, हम लोग भगवान को बहुत मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स का नाम भी भगवान के नाम से रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल राधा एंटरप्राइजेस, राम एंटरप्राइजेस, हनुमान मार्बल्स, इस तरह के नाम रखे जाते हैं। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कैलेंडर्स को मैन्युफैक्चर किया और उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए प्रमोशंस किए। और इतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम इंडियंस के पास नहीं थी, सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास थी, तो वो इस चीज का फायदा उठा रहे थे और वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में भी फॉरेन के प्रोडक्ट्स ही बेचे जाएं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, describe the condition of indentured labor that migrated from India during the 19th century। यहाँ पे टर्म है indentured labor। indentured labor का मतलब है वो लेबर जिसको फोर्सफुली या किसी बाउंडेशन के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहीं पर ले जाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेंट्स। अब ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री थी और स्टार्टिंग से ही यहाँ पर लेबर बहुत ही लो कॉस्ट पर अवेलेबल है। सो इंडियन लेबर्स वर बॉन्डेड लेबर्स हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर द एम्प्लॉयर फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। लेबर्स को यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ले जाया जाता था और जिसके अंडर वो काम करेंगे उन्हें एक प्रॉपर टाइम दे दिया जाता था कि आप इतने साल के अंडर इस मालिक के लिए काम करोगे। So thousands of Indian laborers went on to work on plantations। जो यहाँ से इंडेंचर्ड लेबर लेके जाए जाते थे उन्हें क्या क्या काम करवाया जाता था, प्लांटेशंस, माइंस, रोड्स एंड रेलवेज प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इनसे ये काम करवाए जाते थे और इन इंडेंचर्ड लेबर्स को हायर किया जाता था और प्रॉमिस रिटर्न ट्रेवल टू इंडिया आफ्टर 5 years ऑफ वर्क। इन लेबर्स को ये प्रॉमिस किया जाता था कि 5 साल के बाद आपको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। और ये लेबर्स बेसिकली कौन कौन से स्टेट से होते थे, यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड ड्राई स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। यहाँ से इन लेबर्स को ले जाया जाता था। सो फॉरेन में किस जगह पर इंडेंजर्ड लेबर्स को ले जाया जाता था, दीज आर करेबियन आइलैंड्स। करेबियन आइलैंड्स कहाँ पर हैं, पूरे वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बिल्कुल बीच में है करेबियन आइलैंड्स, वहां पर ले जाया जाता था जिनका नेम है ट्रिनिडाड, गुयाना एंड सूरिनाम और मॉरिशस एंड फिजी। और जो तमिल माइग्रेंट्स थे उनको सिलोन और मालवा में भी लेके जाया जाता था। सिलोन जो कि अब श्रीलंका है। समटाइम्स ये जो इंडेंचर्ड लेबर हैं इनको एजेंट्स झूठ बोलकर भी फॉरेन में भेज देते थे, इनको गलत इंफॉर्मेशन दे देते थे कि आपको इतनी अच्छी जगह पर रखा जाएगा, फॉरेन कंट्री है रहने के लिए, आपको एरोप्लेन से लेके जाएंगे, बहुत अच्छा काम करना है, कुछ भी नहीं है आपके लिए, तो लिविंग और वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होगी, पैसे बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो कई बार झूठ बोल के भी इनको फॉरेन में भेज दिया जाता था। इनफैक्ट ये चीजें तो आजकल भी हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाने के लिए लोगों को झूठ बोलकर जाल में फंसा लिया जाता है। बट सच्चाई क्या थी, जो इंडेंजर्ड लेबरर्स थे उनकी जो लिविंग और वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत हार्श थी, उन्हें अपने मालिक का कहा मानना पड़ता था और उस टाइम पर लीगल राइट्स भी नहीं थे। तो जब हमारे यहाँ के लेबरर्स वहां जाकर रहने लगे तो उन्होंने वहां का कल्चर भी सीख लिया, जैसे कि होजे। होजे क्या है, वहां का रिलीजियस फेस्टिवल है। रस्ताफरियानिज्म, ये क्या है, वहां का रहने का तरीका है, वहां के खाने पीने का तरीका, कपड़े पहनने के तरीके। एंड चटनी म्यूजिक,
ये सब जो फॉर्म्स हैं ये हाइब्रिड कल्चरल फॉर्म्स हैं, मींस जो यहाँ के लेबरर्स गए उन्होंने यहाँ का कल्चर और वहां का कल्चर मिक्स करके एक न्यू हाइब्रिड फॉर्म बना दी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस फॉर द डोमिनेशन ऑफ सिल्क एंड कॉटन गुड्स ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल मार्केट बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आई थी तब तक इंडियन सिल्क और कॉटन गुड्स का डोमिनेशन था इंटरनेशनल मार्केट में। अब उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं? फर्स्ट इज सबसे अच्छी क्वालिटी का कॉटन और सिल्क इंडिया से ही मिलता था। सेकेंड इज बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल। बेल्स किसको बोला जाता है? कपड़े के बहुत बड़े बड़े रोल। दे वर कैरिड बैक ऑन कैमल बैक। कैमल की पीठ पर रखकर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था वाया द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। यहाँ पे इंडिया का ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, मींस नॉर्थ और वेस्ट का बॉर्डर। ये जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे गुजरात है, तो ये जो है ये है नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर। थ्रू माउंटेन पासेस एंड अक्रॉस डेजर्ट्स। सो कैमल के थ्रू ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का बॉर्डर है यहाँ से कॉटन के बड़े बड़े बंडल्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। और जो पुराने सी पोर्ट्स थे वहां से भी सी ट्रेड ऑपरेट किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल सूरत जो कि गुजरात में है, इसका जो कोस्टल एरिया है वो इंडिया को गल्फ और रेड सी पोर्ट से कनेक्ट करता है। गुजरात जो कि इंडिया के वेस्ट में है, गुजरात से आगे वर्ल्ड मैप में इधर गल्फ कंट्रीज हैं और नीचे अफ्रीका है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Describe the impact of Rinderpest in Africa in 1890s। रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट एक महामारी थी जो कि पशुओं में आई थी, पशुओं से फैली थी। 1890s में अफ्रीका में इटालो इथोपियन वॉर चल रही थी। इथोपियन क्या है? अफ्रीका में एक जगह का नाम है। सो इथोपिया की वॉर किसके साथ चल रही थी? इटली के साथ चल रही थी। और यहाँ पर इथोपिया में आए हुए थे इटली के सोल्जर्स। और वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्टली लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो जब यहाँ पर ये वॉर चल रही थी, यहाँ पर मीट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एशिया से कैटल्स भेजे जाते थे और जो कैटल्स भेजे गए वो इन्फेक्टेड थे रिंडरपेस्ट। इस महामारी की वजह से किल्ड 90% ऑफ द कैटल। रिंडरपेस्ट महामारी फैल गई क्योंकि वहां पे जो कैटल भेजे गए वो इन्फेक्टेड थे, तो उसकी वजह से ये महामारी फैल गई और रिंडरपेस्ट की वजह से 90% कैटल्स मारे गए। कहां पर? अफ्रीका में। लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड। अब इतने सारे पशु मर गए तो उसकी वजह से जो अफ्रीकन लाइवलीहुड था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अफ्रीका के लोगों के पास अपनी जीविका कमाने के लिए और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। जो वहां के बहुत ही रिच लोग थे जैसे कि प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया? जितने भी कुछ बचे कुचे पशु थे या कुछ रिसोर्स मटेरियल था उसकी मोनोपोली कर दी, उसको अपने हाथों में ले लिया। तो जो बाकी अफ्रीका के लोग बच गए उनके पास क्या चारा रह गया? उन्होंने एज अ लेबरर काम करना शुरू कर दिया। अफ्रीकन्स वर फोर्स्ड टू लेबर मार्केट्स, और यहाँ से अफ्रीका के लोगों को भी इंडेंचर्ड लेबर बनाकर अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता था। लास्ट इज कंट्रोल ओवर द स्कैर्स रिसोर्सेज ऑफ कैटल एनेबल्ड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स टू कॉन्क्वर एंड सबड्यू अफ्रीका। और ये जो बचे कुचे कैटल रिसोर्सेज थे इन पर भी कॉलोनाइजर्स ने अपना कब्जा कर लिया और इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे पूरे अफ्रीका को जीत लिया। नाउ दिस इज लास्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर 3, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज Indian trade had played a crucial role in the 19th century world economy। इंडियन ट्रेड ने 19th सेंचुरी में वर्ल्ड इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट किया था? 19th सेंचुरी में इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, बट दिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम इंडिया। ब्रिटेन की जो भी कमियां थी वो इंडिया ने हेल्प की थी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में। इंडिया में रॉ मटेरियल और लेबर बहुत ही सस्ते रेट पर मिल जाता था, इसीलिए ब्रिटिशर्स इंडिया में आकर ट्रेड कर रहे थे। So British trade surplus in India also helped pay the so-called home charges. Britishers were getting huge benefits, so the British manufacturers flooded the Indian markets. ईस्ट इंडिया कंपनी को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को इंडिया में सेल किया जाए।
increased food grain and raw materials exports from India to Britain। जितने भी फूड ग्रेन की सरप्लस थी और जो रॉ मटेरियल था वो इंडिया से ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जाता था। अब ब्रिटिशर्स इंडिया से सामान लेके जाते थे लो कॉस्ट पर और उसी सामान से फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके वापस उसको इंडिया भेज देते थे और उससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता था। सो इन दिस वे इंडियन ट्रेड हेल्प द वर्ल्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न है वो किन किन चीजों से अफेक्ट हुआ। फर्स्ट इज स्वदेशी मूवमेंट विच वॉज रन बाय गांधी जी। फॉरेन के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनका बॉयकॉट किया गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने स्वदेशी चीजें यूज करना स्टार्ट कर दी, जो भी चीजें इंडिया में बनी हुई थी। जो भी बिजनेसमैन या ट्रेडर्स थे उन्होंने अपने कुछ ग्रुप्स बना लिए सो दैट उनकी जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी हो सके। और इन बिजनेस क्लास ग्रुप्स ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि जो भी सामान फॉरेन से यहाँ आता है उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए। इंडिया से यान जो चाइना जाता था उसको मना कर दिया गया क्योंकि वो एक रॉ मटेरियल था। यहाँ के बिजनेसमैन ने क्या डिसाइड किया कि अब हम रॉ मटेरियल कहीं भी नहीं भेजेंगे, हम यहीं के रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में तैयार करके फिर भेजेंगे। तो उससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिला। सो इन सभी चीजों से सबसे बड़ा क्या फायदा हुआ, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उनकी प्रोडक्शन डबल हो गई बिटवीन 1900 to 1912। Next is question number 3. Describe the role of early entrepreneurs of India in the development of industries. जो भी पहले वाले बिजनेसमैन थे उनका क्या रोल था इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सो कौन कौन बिजनेसमैन थे यहाँ पर। द्वारका नाथ टैगोर क्या बिजनेस करते थे, इन्होंने इन्वेस्ट किया शिपिंग में, शिप बिल्डिंग में, माइनिंग, बैंकिंग, प्लांटेशंस एंड इंश्योरेंस इन 1830। और इन्होंने यहाँ पर 6 जॉइंट कंपनीज भी खोली थी। इन्होंने चाइना के साथ भी बिजनेस किया था बट बाद में इनका जो बिजनेस है वो डूब गया था क्योंकि 1840s में बिजनेस क्राइसिस आ गए थे। और पार्सीज लाइक दिनशॉ पेटिट ट्रेडेड विद मेनी अदर कंट्रीज। यहाँ पे हम सिर्फ इनका नेम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इज जे.एन. टाटा, जमशेदजी टाटा, जिन्होंने भारत में पहली आयरन एंड स्टील कंपनी भी लगाई थी। ऑल्सो बिल्ड ह्यूज एम्पायर्स इन इंडिया। और जमशेदजी टाटा उस टाइम पर भी चाइना को यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और कॉटन का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे इंग्लैंड को। यहाँ से ही उनको बहुत सारी आमदनी हो गई थी, उन्होंने उसी टाइम बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। एंड लास्ट इज सेठ हुकुमचंद एंड फादर एंड ग्रैंडफादर जी.डी. बिरला। जो टाटाज और बिरलाज हैं उनका आज भी काफी नाम है इंडिया में। जी.डी. बिरला ट्रेडेड विद चाइना इन 18th एंड 19th सेंचुरी। सो ये वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने 18th और 19th सेंचुरी में भी फॉरेन कंट्रीज के साथ बिजनेस किया और इस तरह से इंडिया में इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। Describe any 3 major problems faced by Indian cotton weavers in 19th century. Very important question. So 19th century में जो इंडिया के कॉटन वीवर्स थे उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। फर्स्ट इज 19th सेंचुरी में इंडियन मार्केट में मैनचेस्टर से मशीन मेड गुड्स आ गए थे। अब जो मशीन से बनी हुई चीजें हैं एक तो वो बहुत जल्दी बन जाती हैं एंड दे आर क्वाइट चीप, वो हमें बहुत सस्ती पड़ती हैं। उसकी वजह से जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है उसको काफी लॉस हुआ था। अब जो ब्रिटेन के बिजनेसमैन थे यानी जो ब्रिटिश बिजनेसमैन थे उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि इंडिया से जो सामान आता है उस पर हैवी टैक्स लगाया जाए। तो इस तरह से क्या हुआ, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसने इंडिया से सामान लेना कम कर दिया। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेड डिप्रेशन इन अमेरिका। अमेरिका में ट्रेड डिप्रेशन आया था जिसकी वजह से अमेरिका अब ब्रिटेन को कॉटन सप्लाई नहीं कर पा रहा था। सो ब्रिटेन के पास रॉ कॉटन कहाँ से जाने वाला था, इंडिया से। अब ब्रिटेन के पास इंडिया से बहुत ज्यादा मात्रा में रॉ कॉटन जाने लग गया। तो उससे क्या हुआ, जो इंडियन वीवर्स हैं वो जब उस कॉटन को बाय करते थे तो उन्हें बहुत ही हाई रेट्स पर कॉटन मिलने लग गया। एंड लास्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेट 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज का सेटअप हो गया और जो वीवर्स थे उनको बहुत ही टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा क्योंकि जो हाथ से बुना हुआ कपड़ा होता है एक तो उसमें टाइम बहुत लगता है और वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, लेकिन जो मशीन मेड प्रोडक्ट है वो सस्ता
सस्ता भी होता है और वो जल्दी बन जाता है। सो कंक्लूजन में हम ये बता सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से जो इंडियन व्यूवर्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। सो दिस इज द एंड। होप इससे आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू, बाय बाय।